हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेजेंद्र गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर हम एड्रिनल ग्रंथि का जो पार्ट थर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। एड्रिनल ग्रंथि के अंदर जो कॉर्टेक्स भाग था, कॉर्टेक्स भाग में तीन प्रकार की जो वसीय प्रकृति की जो सेल्स उपस्थित थी, जिनमें से जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। इनमें से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जोना जो ग्लोमेरुलोसा की कोशिकाओं द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम जोना फैसिकुलेटा, जो कॉर्टेक्स भाग के मध्य के अंदर पाई जाने वाली सेल्स हैं, और इनके द्वारा एक हार्मोन का स्रावन होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित एसीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच के प्रेरण से उत्पन्न होता है या स्रावित होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित एसीटीएच हार्मोन के प्रेरण से जोना फैसिकुलेटा की जो कोशिकाएं होती हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन होता है वो लगभग तीन प्रकार के हार्मोन्स इसके अंदर आते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरोन, ये तीन प्रकार के हार्मोन्स इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर सम्मिलित होते हैं। लेकिन इनमें से जो प्रिंसिपल हार्मोन होता है, जो मेन हार्मोन होता है, अर्थात मुख्य हार्मोन होता है, वो होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो हम यहां पर कॉर्टिसोल के कार्यों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखो एक विशेष पॉइंट दिया हुआ है, ये इंसुलिन हार्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जब पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के बारे में बात की थी, अग्नाशय ग्रंथि की, वहां इंसुलिन के कार्य हमने पढ़े थे। इंसुलिन जो बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित हार्मोन है, इसका मुख्य कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना। अर्थात ब्लड के अंदर जो आवश्यकता से अधिक विलेयशील शर्करा होती है, उस विलेयशील शर्करा को ये एविलेसिल ग्लाइकोजन में बदल करके भोजन का या शर्करा का संचय करता है। ठीक है, तो इंसुलिन का जो मुख्य कार्य है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना होता है, जबकि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन का मुख्य कार्य होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। तो जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है, अर्थात ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज में चेंज होगा। तो ग्लूकोज में जो चेंज होता है तो इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, जबकि इंसुलिन का काम क्या था? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोध में कार्य करने वाले होते हैं। ठीक है, तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन का मतलब क्या होता है कि जब दो हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं तो वो एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक होता है। ठीक है, लेकिन जब तनाव के समय जब ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है, तब ये कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोटीन वसा का विघटन करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो जब प्रोटीन और वसा के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो देखिए हमने लिखा है यहां पर ग्लाइकोजेनोलाइसिस, अर्थात ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में चेंज होना। लेकिन जब तनाव के समय आवश्यकता ऊर्जा की ज्यादा होती है, उस समय ये वसा प्रोटीन का अपघटन करके ये ग्लूकोज में चेंज करता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है ना। सेकंड टॉपिक आप ये देखिए, जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन एंटी इंफ्लामेटरी होता है, प्रदाह विरोधी, एंटी इंफ्लामेटरी होता है। अर्थात ये शरीर के ऊतकों में कोलेजन तंतुओं के निर्माण को रोकता है, डब्ल्यूबीसी के द्वारा जो रिएक्शंस होती है उनको रोकता है। ठीक है, इस कारण इसका उपयोग एलर्जी और आर्थराइटिस रोग जो होते हैं इनके उपचार में कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो इम्यूनोसप्रेसिव होता है, अर्थात प्रतिरक्षी निषेधात्मक होता है। हम जानते हैं जब कोई रोगाणु या एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी उसे पहचान कर उसका विरोध करके उसके प्रति प्रतिरक्षा का काम करती है। ठीक है, लेकिन कॉर्टिसोल हार्मोन जैसे कि जब कोई अंग प्रत्यारोपण की क्रिया होती है, अर्थात दूसरे जीव के शरीर के अंग को शरीर में ग्राही जीव के शरीर में डाला जाता है, तो ग्राही जीव का जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, एंटीबॉडी होता है, उस अंग को एंटीजन समझ करके नष्ट कर सकता है। ठीक है, उस समय उस एंटीबॉडी के द्वारा होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं, क्रिया होती है, उनको ये रोकने का काम करता है। ठीक है, अर्थात प्रतिरक्षी को रोकने, प्रतिरक्षी को न्यूट्रल करने का काम करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का
इम्यूनोसप्रेसिव होता है, प्रतिरक्षी निषेधात्मक होता है। ठीक है, अतः हम इसका उपयोग एलर्जी और अंग प्रत्यारोपण में कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यदि इस हार्मोन की मात्रा अधिक होती है तो एक विशेष रोग होता है जिसको हम बोलते हैं कुशिंग रोग। कुशिंग रोग में क्या होगा था कि ये ग्लूकोज के निर्माण को बढ़ाएगा, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का निर्माण होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। रक्त में यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो वो यूरिन के साथ, मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलेगी। ठीक है, शरीर के वजन में क्या होगा, कमी होगी। एज ए डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोग, डायबिटीज मेलिट्स जिसे अपन बोलते हैं, वो रोग होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, चेहरा, हाथ, गर्दन की जो त्वचा होती है उसके नीचे फैट जम जाती है। तो ये कुशिंग रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग होता है, सबसे बड़ा भाग, और अंदर की ओर जो मेडुला होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने मेडुला के कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो यहां हमने कॉर्टेक्स भाग का जो मध्य का क्षेत्र होता है जिसे जोना फैसिकुलेटा कहते हैं, जो एसीटीएच के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्रावन करता है, जिसके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन एक मुख्य हार्मोन है। तो हमने यहाँ पर कॉर्टिसोल के सारे फंक्शंस देखे और इसकी अधिकता के कारण होने वाला डिजीज देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स भाग होता है, उस कॉर्टेक्स भाग के सबसे अंदर की ओर जो सेल्स होती है, जो सबसे कम मात्रा में होती है, उन्हें हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस अर्थात जालिकावत क्षेत्र। इसको हम क्या कह सकते हैं, जालिकावत क्षेत्र कह सकते हैं। ये सबसे अंदर की होता है, कम मात्रा में होता है। इसके द्वारा जो हार्मोन का स्रावन होगा वो होते हैं जनन हार्मोन्स, जनद गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स कह सकते हैं उसको अपन, जनद प्रेरक हार्मोन, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के अंदर दो हार्मोन आते हैं, एक नर हार्मोन और एक मादा हार्मोन। नर हार्मोन में मुख्य रूप से जो होता है वो है एंड्रोजन, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि मादा हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हम देखिए, ध्यान से देखो, हम वृषण और अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ कर रहे हैं एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग द्वारा स्रावित जनन हार्मोन्स की। तो यहाँ पर एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों ही हार्मोन मेल और फीमेल अर्थात नर और मादा दोनों में उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड्रोजन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है और मादा हार्मोन की मात्रा होती है कम, अल्प मात्रा में। ठीक है, ये अपने अपने कार्य करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप कि जो जनद होते हैं वृषण और अंडाशय, वृषण और अंडाशय के द्वारा स्रावित जो लिंग हार्मोन होते हैं अर्थात टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग की इस जालिकावत क्षेत्र द्वारा स्रावित हार्मोन्स को का विरोध करते हैं, अर्थात इसको क्रियाओं को रोक देते हैं, क्योंकि वहां उनको अपना कार्य करना होता है। ठीक है, तो यह हमने लिखा है कि जनदों द्वारा स्रावित अर्थात वृषण और अंडाशय द्वारा स्रावित जो लिंग हार्मोन है वो हार्मोन क्या करते हैं, इन ग्रंथि द्वारा स्रावित अर्थात इस रेटिकुलरिस द्वारा स्रावित जो जनन हार्मोन का क्या कर देते हैं, विरोध करते हैं। अर्थात जब जनदों के द्वारा स्रावित लिंग हार्मोन कार्य करते हैं तो ये अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन जनन हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि नर और मादा के अंदर पेशी, बाह्य जननांग और यौन व्यवहार को प्रदर्शित करना। ठीक है, इसके अलावा एंड्रोजन के कारण नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा मादा के लैंगिक लक्षणों का, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का यहाँ पर विकास होता है। ठीक है, अब यदि हम देखते हैं कि यदि इन हार्मोन्स की मात्रा कम होती है तो नर और मादा में अपने अपने जो लक्षण होते हैं उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन इन हार्मोन्स की यदि अतिस्रावन होता है, मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, तो देखिए तीन हार्मोन की बात कर रहे हैं, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यदि ये तीनों हार्मोन की मात्रा ज्यादा है, सपोज ये तीनों हार्मोन नर के अंदर ज्यादा है, तो नर में एंड्रोजन अपना कार्य तो करेगा, साथ साथ नर प्राणी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी अपना कार्य करेंगे। तो इस कारण क्या होगा, नर के अंदर मादा के लक्षणों का निर्माण होगा, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ हो जाता है, जैसे आवाज का बारीक होना, ठीक है, चाल ढाल में परिवर्तन आता है। ठीक है, इसके अलावा त्वचा सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारे लक्षण इसके अंदर आते हैं। स्तनों का उभरना, ये जितने भी लक्षण है जो कि नर के अंदर मादा के समान लक्षण प्रकट होते हैं, इस डिजीज को बोलते हैं गायनोकोमैस्टिया। क्या बोलते हैं इसको, गायनेकोमैस्टिया। लेकिन जब मादा प्राणी के अंदर इन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है
तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण मादा में तो अपने लक्षण आते ही हैं, ठीक है, लेकिन जब मादा के अंदर एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो मादा प्राणी में नर के समान लक्षण भी प्रदर्शित होना शुरू कर देते हैं, जैसे कि त्वचा का सख्त होना, पेशियों का मजबूत होना, ठीक है ना, आवाज का भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आता है, रोम ज्यादा आने लगते हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं उस डिजीज को हम बोलते हैं हिर्सुटिज्म, दीर्घलोपिता रोग, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस के द्वारा हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको जो एडिल ग्रंथि का जो मेडुला भाग होता है, सबसे अंदर का भाग 10 से 20% भाग होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो, मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई, तो आप नेक्स्ट वीडियो, आगे भी जो जितनी वीडियोज है वो आप देखते रहिए।